जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आईसीएआर की जनरल साइंस की हमारी तीसरी क्लास है। अगर पिछली क्लास को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। आप सभी को खबर पता चली गई होंगी कि जो आईसीएआर का एग्ज़ाम होने वाला था वो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। अगली डेट अभी तक उन्होंने बताई नहीं है, लेकिन इसका जब भी अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा हम आपको सूचित कर देंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा और साथ ही साथ जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जो लोग इस वीडियो क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? ऑप्शन दी इसमें वेग, त्वरण, द्रव्यमान या भार। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? द्रव्यमान। जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। सेकंड क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को मेजरमेंट हम काय से करते हैं? कैलोरी से करते हैं या किलो कैलोरी से करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? क्या पूछा है इसमें कि किसी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन दी इसमें वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा है इसमें, चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगाते हैं तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर आ सकता है। तो यह न्यूटन का कौन सा नियम है? यह पूछा है इसमें। ऑप्शन दी इसमें सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम। तो आप सभी जानते हो कि शायद इस क्वेश्चन का आंसर, और नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का पहला नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? यहाँ पूछा है कि समुद्र की सतह से कितना भाग आइसबर्ग का ऊपर रहता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10, 1/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सापेक्षित वेग के कारण, घर्षण की कमी के कारण या घर्षण की अधिकता के कारण। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की ओल्टीय सेल के प्रयोग से कौन सा ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? क्या पूछा है इसमें कि प्रकाश ओल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? मतलब कि जो ओल्टीय सेल होता है इसमें सौर ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है, तो इसमें किसका यूज़ होता है यह पूछा है इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशीय ऊर्जा का ही यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देख लेते हैं यहाँ पे। स्वचालित वाहनों में, क्या पूछा है इसमें, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? जो स्वचालित वाहन होते हैं इसमें जो न्यूमेटिक ब्रेक होते हैं, आप सभी जानते होंगे आजकल पावर ब्रेक, न्यूमेटिक ब्रेक, एयर ब्रेक आदि ब्रेक आने लगे वाहनों में। तो इसमें वही पूछा है कि जो द्रव चालित ब्रेक होते हैं यह किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पास्कल का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अब केंद्रीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण या घर्षण बल के कारण। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब केंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम अलग हो जाती है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन आपको फिजिक्स के देखने को मिलेंगे। आगे भी क्लासेस आएंगे उसमें आप केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन इसी चैनल के माध्यम से पढ़ोगे। तो जो भी लोग चैनल से नए जुड़े जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आईसीआर की जनरल साइंस की पूरी प्रिपरेशन हम इसी चैनल के माध्यम से करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है इसमें ऊर्जा के, द्रव्यमान के, रेखीय संवेग के या कोणीय संवेग के। जो जेट इंजन होता है वह करता है रेखीय संवेग के सिद्धांत पे काम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक होता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है इसमें, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36,000 किलोमीटर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 36,000 किलोमीटर। सॉरी, ये क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत हो गया था। क्या बोला था इस क्वेश्चन में, जो चंद्रमा वाला क्वेश्चन था जिसमें भार पूछा था, उसका राइट आंसर आ जाएगा 1/6। बाई मिस्टेक हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। ब्रिटेन से, जर्मनी से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या ग्रीस से। तो ग्रीस ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आर्किमिडीज थे ये ग्रीस देश से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला इसमें, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वो बढ़ेगा इस पानी का स्तर, या कम होगा, या उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। क्या पूछा इसमें, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या पूछा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान होगा। कुल मिला के यहाँ आपको पूछा गया है कि 1 केजी का जो हम बोलते हैं ना किलोग्राम और द्रव्यमान, ये दोनों अलग अलग होते हैं। जो भार होता है वह न्यूटन में मापा जाता है, लेकिन जनरली हम यूज़ करते हैं किलोग्राम। किलोग्राम में हमेशा द्रव्यमान को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पूछा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान में कितना भार होता है। तो वही है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 9.8 न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। क्या पूछा है इसमें कि 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या पूछा है इसमें, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जो ब्रह्मागुप्त थे, इन्होंने न्यूटन के पहले ही बता दिया था कि क्या बताया था इन्होंने कि जो सभी वस्तुएं हैं यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। वही इसका कहने का मतलब है कि गुरुत्वाकर्षित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है। जूल, ओम, एम्पियर या वोल्ट। तो आपको बताना है इसमें कि ऊष्मा का यूनिट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या दिया है इसमें, जूल जो है ये ऊष्मा का यूनिट है। एम्पियर को आप जानते ही होंगे, ओम, वोल्ट, ये तीनों क्या होता है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर। चलिए, और इसमें हमको पूछा था ऊष्मा का यूनिट, तो वो आ जाएगा जूल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापियों में एक ही होंगे। मतलब आपको पता है कि सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट डिग्री में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस में टेम्परेचर सेम होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 22। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो अगर आपको सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट का एक फार्मूला होता है, वो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। जैसे यहाँ पे हमको फ़ारेनहाइट का पूछा है, तो फ़ारेनहाइट को हमको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, F इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 9/5 C + 32। ये इसका फार्मूला होता है। इसमें C की जगह पे सेंटीग्रेड को रखा जाता है, तो इससे उसको मेज़र मतलब वो निकाल लिया जाता है कितना फ़ारेनहाइट होगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या दिया इसमें, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है तो झील के अध स्तर जल का क्या तापमान रहेगा। मतलब यहाँ पे पूछा है कि जब झील का पानी जस्ट जमने ही वाला होता है तो उसके जो बर्फ़ के नीचे का पानी होता है उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, जल, पारा, लकड़ी या चमड़ा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पारा। पारा जो है इन निम्न में से तीनों चारों में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, इसीलिए थर्मामीटर में पारे का ही यूज़ किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 25। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, चालन, संवहन, विकिरण या प्रकीर्णन।
तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहलाता है, संवहन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालकता पैदा होती है। मतलब यह पूछा है इसमें कि सबसे ज़्यादा ऊष्मा किस चीज़ में होगी, क्या उबलते हुए पानी में, भाप में, गर्म हवा में या सूर्य की किरणों में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, भाप। आप सभी जानते होंगे कि गुप्त ऊष्मा सबसे ज़्यादा काय में होती है, भाप में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे कि कोई द्रव है और वह उसके क्वथनांक से पूर्व ही वाष्प में बदल गया है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊर्जा संरक्षण के, ताप संरक्षण के, कार्य संरक्षण के या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या दिया इसमें, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है। लोहे के टुकड़े की, जल की, स्वर्ण टुकड़े की या बेंजीन की। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल की ऊष्माधारिता निम्न में से सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ऑप्शन दी इसमें वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, संघनन या वाष्पीभवन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। द्रवण के कारण, वाष्पीकरण के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 32 में, शिखर, परिपक्षी या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का यूज़ करते हैं, किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है इसमें ध्वनि के अपवर्तन का, विस्पंदों का बनना या ध्वनि का प्रकीर्णन या प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है 33, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक रहेगी। ऑप्शन डी इसमें हवा, सेकेंड ऑप्शन है इसमें ग्रेनाइट, थर्ड ऑप्शन है इसमें पानी और फोर्थ ऑप्शन है इसमें लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा वायु में ध्वनि तरंगों का उत्पादन नहीं होता। क्या पूछा है इसमें कि कौन सा एक है जो वायु में ध्वनि तरंगों का उत्पादन नहीं होता। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ऑप्शन दिए आपको ध्रुवन, विवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ध्रुवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, क्या पूछा है इसमें, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। ऑप्शन दिए इसमें अपवर्तन के कारण, सेकेंड ऑप्शन है विवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है परावर्तन के कारण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह आपने कई बार यह क्वेश्चन पढ़ा भी होगा कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है। ऑप्शन दे इसमें बिग बैंग सिद्धांत के कारण, डॉपलर प्रभाव के कारण, चार्ल्स के नियम के कारण या आर्किमिडीज के नियम के कारण। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक रहेगी। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। ऑप्शन है इसमें स्नेल ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने या यंग ने। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है। क्या पूछा है इसमें कि जो सूर्य की रोशनी होती है इसको पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड। कितना समय लगता है, 8 मिनट और 16.6 सेकेंड, या गई आपको 20 सेकेंड भी देखने को मिल जाएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबी एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्या पूछा है इसमें कि पानी में एक लकड़ी डूबी हुई है, वह किस कारण से हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है,
एक तालाब में तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है। आगे भी देख लेते हैं इसमें, जहाँ यह वास्तव में यह इसकी स्रवंती का कारण क्या है। मतलब जो तालाब में पत्थर पड़ा हुआ है हमें ऊपर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह किसके कारण होता है, यही पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन डी इसमें प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के बिखराव के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसका भी राइट आंसर है जो वही हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42। क्या पूछा है इसमें, संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हैं विवर्तन, संक्रमण, आंतरिक परावर्तन, परावर्तन या अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है। क्या पूछा है इसमें कि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तब आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन दिए इसमें विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या व्यतिकरण के कारण। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको कहीं भी यह जो होता है प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और उसमें अगर रंग से रिलेटेड कोई पूछा आता है कि यह लाल क्यों दिखाई देता है या हरा क्यों दिखाई देता है, तो आप उसका राइट आंसर, अगर उसका उदाहरण पूछा जाए तो उसका राइट आंसर हमेशा प्रकीर्णन ही होता है। प्रकीर्णन के कारण ही रंगों का अलग अलग दिखना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल के किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है इसमें अवतल दर्पण का, सेकेंड ऑप्शन है समतल उत्तल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का और डी ऑप्शन है इसमें उत्तल दर्पण का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे। इसमें क्या पूछा है कि जो पीछे का यातायात होता है उसको देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का यूज़ करेंगे। ऑप्शन दिए इसमें अवतल दर्पण का, सेकेंड ऑप्शन दिया है समतल दर्पण का, सी ऑप्शन दिया है गोलीय दर्पण का और डी ऑप्शन दिया है इसमें उत्तल दर्पण का। तो अभी हमने पिछले ही पढ़ा था, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उत्तल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का। क्या पूछा है इसमें, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर आनत करता है, मतलब ऐसे जो दर्पण 60 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं, ये इसका कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री के कोण पर रखता है तो बीच में खड़ा हुआ, मतलब बीच में एक वस्तु रख दी जाए या एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी, यह इसमें पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी, 5 ही इसका राइट आंसर आएगा। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज से है। क्या यह अपसारी किरण पुंज है, बेतरतीब है, समानांतर है या अभिसारी है। तो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानांतर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। ऑप्शन दे जिसमें नारंगी और नीला रंग, श्वेत और काला रंग, पीला और नीला रंग या लाल और हरा रंग। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल और हरा रंग। आप सभी जानते होंगे, एक जब मेडिकल होता है किसी भी एग्ज़ाम के बाद में, जब भी आपका मेडिकल होगा तो वहाँ पे वर्णांधता चेक की जाती है, तो उसमें ये दो ही कलर को चेक किया जाता है, लाल और हरा रंग का, मतलब उनको पहचान में आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन दिए इसमें उत्तल लेंस, सेकेंड ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है इसमें वर्तुलाकार लेंस और डी ऑप्शन है समान मोटाई का लेंस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है इसमें, नेत्रदान में दाता की आँख किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है। जब हम आँख या आइस को डोनेट करते हैं तो उसमें किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है, यह पूछा इसमें। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कार्निया। तो यह हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे। आगे के क्वेश्चन को हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा, मिलते अगली क्लास में जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। जो लोग चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ जो लोग PDF प्राप्त करना चाहते हो और ऐसे ही यूट्यूब
वीडियोस की जानकारी और भी पाना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए और पीडीएफ आदि भी वहीं से आपको प्राप्त हो जाते जाएंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।